नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, कानपुर देहात के रायपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करी, तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार पर तंज कसते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार आवारा मवेशियों और महंगाई के मुद्दे पर बातचीत करना ही नहीं चाहती है। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने दावा करते हुए कहा कि यूपी से बीजेपी हार कर जाएगी और लोकसभा में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जनता बीजेपी से बहुत दुखी है। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार होगी, चाहे वो प्रशासन की कोई भी ताकत लगा दें। जिस तरीके से महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरीके से बिजली के बिल आ रहे हैं, और नगर निकाय क्योंकि शहरी क्षेत्र का चुनाव है, न ये लोग कूड़े का इंतजाम कर पाए और तब न सफाई का इंतजाम कर पाए। याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी ने पैर धोए थे, खुद झाड़ू लगाया। आखिरकार जनता जानना चाहेगी कि दिल्ली और लखनऊ से जो बजट आता था कूड़े के लिए, नालों की सफाई के लिए, गंदगी को हटाने के लिए, आखिरकार क्या हुआ उसका। और हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का बिल जो महंगा देने पड़ रहा है जनता को, वो उसका जवाब क्या है। तो वहीं संजय निषाद आज बदायूं पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य है कि अपराधियों के लिए प्रदेश में जगह नहीं है। साथ ही सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले अपराधियों को संरक्षण मिला करता था, लेकिन आज हमारी सरकार ने अपराधियों को जेल भेजने का काम किया है। साथ ही उन्होंने दयाशंकर सिंह और राजभर से मुलाकात को लेकर कहा कि ओपी राजभर अगर अपनी विचारधारा बदल लें तो उनका बीजेपी में जरूर स्वागत है। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों की कोई जगह नहीं है। हमारी सरकार ने व्यवस्था दी कि अपराधी आउट और इन्वेस्टर इन हो गए हैं। जो बचे खुचे हैं वो न्यायालय के अधीन है। न्यायालय जो उनके खिलाफ जो सजा देगी वो हम लोग सम्मान करेंगे। हमारे यही सरकार है। पहले की सरकारों में अपराधी को सुरक्षा मिलती थी। आज हमारी सरकार में इन्हें सजा मिल रही है। हम अपनी जनता को, अपनी सरकार, माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा, मोदी जी को, कि उन लोगों ने जो जनता से वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को भय मुक्त करेंगे, जो वादा किया था कि हम अपराध मुक्त करेंगे और उत्तर प्रदेश को उस सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे, वो हम समय रहा ऐसे अपराधियों को। तो ये अपराधी जो काम किए, जैसा जो करन वैसा भरन हमारे यहाँ कहा गया है, तो जैसा किए वैसा भरन भोगेंगे। और हमारी न्यायपालिका अलग काम कर रही है, व्यवस्था पालिका अलग काम कर रही है, कार्यपालिका अलग काम कर रही है, मीडिया अपना अलग काम, तो सबका काम अलग है। लेकिन ये जो अपराधी हैं, जो उलूल किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं। ललितपुर पहुंचे यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने ताल बेहट के किला, माता टीला बांध सहित पर्यटन से जुड़े स्थानों का बारीकी से निरीक्षण किया है। साथ ही जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं को बनाने पर मंथन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ललितपुर में पर्यटन की अनेकों संभावनाएं मौजूद हैं, जिसके लिए पर्यटन और पर्यावरण से जुड़े लोगों को साथ लेकर वो जिले में पर्यटन से जुड़े स्थानों का निरीक्षण कर रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ स्थित राजा महाराजाओं के किलों को होटल्स में तब्दील किया जा सकता है। माता टीला का जो आपका जो देखा मैंने, वहाँ पे कई सारे आइलैंड थे। वो आइलैंड को कैसे उपयोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको हमको प्राइवेट सेक्टर से मिल करके क्या हम उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ला सकते हैं जिससे कि लोगों को आकर्षित करें। क्योंकि ये जिला पूरा का पूरा, यहाँ पे इतने किले बने हुए हैं, इतने मंदिर बने हैं, इतने सारे वाटर बॉडीज बने हुए हैं, यहाँ इतने अच्छा जंगल है, यहाँ पे इतना सारा ट्रैकिंग की व्यवस्था है। तो क्या हम इन सारी चीज़ों को, और साथ ही साथ यहाँ पे अभी मिलेट्स की भी खेती हो रही है, यहाँ जो है लोगों को एक नए किस्म का अनुभव होगा। तो क्या हम उन अनुभवों को लेकर के यहाँ कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर। इटावा में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश के प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी के संबंध में कुछ सवाल पूछे गए हैं। उसी का उत्तर हासिल करने के लिए आज कांग्रेसियों ने कांग्रेस अल्पसंख्यक अध्यक्ष सिद्धार्थनगर और भावी अध्यक्ष प्रत्याशी नगर पंचायत नादिर सलाम की अगुवाई में राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम उप जिला अधिकारी और खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन हमारा पांच मांगे हैं जो हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है। हम 5 प्रश्नों को, ये वही प्रश्न है जो श्री राहुल गांधी जी ने लोकसभा में उठाए थे कि गौतम अडानी और
लखनऊ में बरसात के मौसम को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। सरकार ने तमाम रोगों से निपटने के लिए आज से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, नगर विकास समिति सहित 10 विभागों को लगाया गया है। बरसात का मौसम स्वास्थ्य विभाग के लिए किसी चुनौती से कम बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश में बरसात के 3 महीने स्वास्थ्य विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि इस बरसात के समय में तमाम तरह के बुखार अपना प्रकोप जमा लेते हैं और शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संचारी रोग अभियान के तहत हरी झंडी दिखाई। उसमें तमाम विभाग इसमें जोड़े गए हैं। अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लखनऊ से मनोज अग्रवाल जी हैं। सर, संचारी रोग अभियान के तहत आज अभियान शुरू किया गया। तमाम गाड़ियां, कितने विभाग सर इसमें काम कर रहे हैं ताकि जो रोग से जो बुखार तरह तरह के होते हैं उन पे निजात पाई जा सके? देखिए, इसमें जितने भी मेन लाइन डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, सबका अपना एजेंडा है, सब उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। इसमें कृषि है, जंगलात का महकमा है, सिंचाई है, नगर विकास है, आवास है और हमारा विभाग तो यही है, शिक्षा है। तो ये सारे विभाग कुछ बच्चों में काम कर रहे हैं, कुछ एडल्ट्स में काम कर रहे हैं, कुछ घर घर जाके काम कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग, हमारी जो फील्ड फोर्स है वो घर घर जाके चिन्हित करती है कि किसको क्या परेशानी है, उसको रिकॉर्ड करती है, जिसमें टीवी भी जोड़ दी गई है। और उसके बाद उनको अगर सीरियस है तो हॉस्पिटलाइज कराया जाता है, नहीं सीरियस है तो उनका इलाज वहीं पे किया जाता है या नज़दीकी चिकित्सालय में किया जाता है। लेकिन संचारी रोगों पे मेन फोकस हम लोगों का रहता है। सर, ये 3 महीने कितनी चुनौती भरे होते हैं, क्योंकि इसी में कालाजार, जुकाम, चिकनगुनिया, एंसेफेलाइटिस, इस तरीके से जो बीमारियां हैं प्रकोप जमा लेते हैं। अभी तो नहीं है, हाँ, लेकिन बारिश के बाद थोड़ा सा प्रकोप बढ़ता है, क्योंकि मच्छरों का प्रजनन भी बढ़ता है। हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। नगर विकास विभाग हमारा पूरा साथ देता है और लखनऊ नगर निगम के पास पर्याप्त मात्रा में फॉगिंग मशीन्स है, जिससे हम लोग पूरी फॉगिंग करते हैं, एंटी लार्वल छिड़काव करते हैं। और अब की बार भगवान ने चाहा तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कितनी सर टीम बड़ी लगाई गई है ताकि प्रदेश में हर घर घर जा करके लोगों को जागरूक कर सके? देखिए सर, उसमें हर आशा अपने सारे आंगनबाड़ी को या ANM को लेके घर घर जाती हैं और ये 15 दिन तक प्रक्रिया लगातार सतत चलती रहती है। अगर छूट जाते हैं तो हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, उसके बाद वो लोग कवर करते हैं। शुक्रिया सर। तो उत्तर प्रदेश में करीब 10 विभाग एक साथ संचारी रोग अभियान पर काम करेंगे और उत्तर प्रदेश के लोगों को जागरूक करेंगे और साथ ही साथ उनके इलाज को लेकर की व्यवस्थाएं करेंगे और ज्यादा उनको इलाज की दिक्कत होगी तो अस्पताल तक भी पहुंचाएंगे। कैप्टन आशीष के साथ जनता टीवी, लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा के 2023-24 के नए सत्र का आज से आगाज हो गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कई बदलाव किए हैं। खास ये है कि अब 11वीं के विद्यार्थियों को 1/3 सवाल बहुविकल्पीय यानी कि मल्टीपल आंसर्स और 2/3 वर्णात्मक होंगे। बोर्ड के एग्जाम भी 2024 फरवरी में आयोजित किए जाएंगे। सभी माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सभी कॉलेजेस को अब अपना वेबसाइट और विद्यार्थियों की ईमेल आईडी बनानी होगी। इसके जरिए ही माध्यमिक शिक्षा की ओर से हर गतिविधि की निगरानी की जाएगी। आज 1 अप्रैल से माध्यमिक शिक्षा के नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि नए सत्र में कुछ खास बदलाव भी किए गए हैं। आपको बता दें 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी के तौर पे देखा जा सकता है कि 11वीं की कक्षा में अब जो है 1/3 सवाल जो है वो बहुविकल्पी होंगे, तो वहीं 2/3 सवाल वर्णात्मक तरीके से पूछे जाएंगे, क्योंकि लगातार देखा जाता है 11वीं की कक्षा के जो विद्यार्थी हों कहीं ना कहीं 1 साल पहले ही वो हेडेक लेने लगते हैं इंटर के बोर्ड के एग्जाम को लेकर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको सुकून देने का इस बार जो है माध्यमिक शिक्षा की ओर से तैयारी की गई है। तो साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है, जो कि महेंद्र देव हैं, डायरेक्टर हैं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में बैठते हैं यहीं पे, उनका भी ये कहना है कि देखिए इस बार हमने फरवरी माह में यानी कि 2024 का जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसको हमने फरवरी माह में प्रस्तावित किया है, ताकि वहां पे हम बोर्ड का एग्जाम की तैयारी भी अभी से हमने शुरू कर दी है। सभी स्कूलों को हमने ईमेल आईडी के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा उनको अटैच कर रहे हैं, ताकि वो भी अब ऑनलाइन तरीके से हमसे जुड़ सके और हम माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से तमाम जो इससे संबंधित कॉलेज हैं उनकी हम निगरानी, उनकी गतिविधियों का कर सके और साथ ही साथ बच्चों को भी हम डिजिटल के तौर पर उनको भी दक्षता हासिल कराने की। कानपुर देहात में आसमानी आफत ने किसानों की कमर तोड़ रखी है। आपको बता दें कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं और अरहर समेत सभी फसलें बर्बाद हो गई, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। मौसम विभाग के जारी अलर्ट का आज आखिरी दिन है। साथ ही जिलाधिकारी ने किसानों की हुई क्षति की पूर्ति के लिए हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। देखो अरहर झड़ गई है, ओले गिरे हुए बेमौसम,
और बारिश भी हुई है तो पानी की नमी नीचे पहुंचने से सारी पट हो गई फसल और झड़ भी गई है। और ओलों की वजह से जो अरहर था हमारा वो बिल्कुल झड़ गया है, जिसमें बाली में लगा वो गिर गई। काफ़ी नुकसान, लगभग 50% नुकसान हो गया है जनाब। अच्छा, बारिश हुई है, कितना नुकसान हुआ है, वो कैसी समस्या आ और रही है? बारिश बहुत कर हुई है, सब गेहूँ पट हो गया है, झड़ गया कुछ, और अल्लाह भी झड़ गया, सब पूरी फसल बेकार हुई। वो ओला गिरा, पानी गिरा, बिना बादल के, बिना मौसम के पानी गिर गया है ज़्यादा। अच्छा, आप कैसे घर का गुजारा कैसे करेंगे ऐसे में? आप कैसे करेंगे बताओ, अब क्या करें, सब फसल बेकार हो गई है। कानपुर देहात में गिरी आसमानी आफत ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 3 दिनों का अलर्ट जारी किया था। अलर्ट में आंधी और बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना भी जताई थी। आज इस अलर्ट का तीसरा दिन है और आज भी किसान लगातार परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मौसम की करवट लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। कानपुर देहात में आंधी और बारिश के साथ कुछ हिस्सों में ओले गिरे, जिसके चलते उनकी फसलें धराशायी हो गई हैं। अब देखना यह होगा कि चेतावनी का आज अंतिम दिन है, किसानों की मुसीबतें और कितनी बढ़ सकती हैं। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। यूपी के सबसे बड़े कानपुर बांस मंडी रेडीमेड गारमेंट्स बाजार को शॉर्ट सर्किट की एक चिंगारी, हवा के झोंके और फिर फायर ब्रिगेड की बदइंतजामी ने तबाह कर दिया। देखते देखते 6 कॉम्प्लेक्स में मौजूद 800 से ज्यादा कपड़े की दुकानें जलकर खाक हो गईं। अरबों रुपए का नुकसान हुआ। आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका। आग अभी भी रह रहकर धधक रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां गुरुवार रात 1:30 बजे से लगातार पानी की बौछार कर रही हैं। फायर ऑफिशियल्स के मुताबिक आग के चलते टावर के ग्राउंड फ्लोर और ऊपरी हिस्से की छतें टपक रही हैं, तो वहीं हमराज और एआर टावर के बीमों तक भी दरारें पड़ गई हैं। आज दोपहर को 2 बजे अचानक फिर से नफीस बिल्डिंग में आग भड़की। अग्निकांड के बीच सेना नफीस टावर के 3rd फ्लोर पर पहुंची और आग बुझाने का काम तेजी से किया जा रहा है। आग बुझाने का कार्य परसों रात से ही यहाँ पर चल रहा है। अतिरिक्त यहाँ पर एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म फायर टेंडर प्रयागराज से भी आ चुका है। सामने से भी आप देख रहे होंगे एआर कॉम्प्लेक्स में हमारे फायर सर्विस के जवान अंदर एंटर किए हैं, शटर्स वगैरह तोड़ के वो अंदर पानी मार रहे हैं। यहाँ सब कपड़ों की दुकानें हैं। कल से लगातार पानी मारा जा रहा है। अब 95% से अधिक आग काबू में है। केंद्र सरकार की योजनाएं धरातल पर पहुंच सके और राज्य का विकास तेजी से हो सके, इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करी। बैठक के बाद सीएम धामी ने कहा कि जो पिछले कई सालों से केंद्र पोषित योजनाएं रुकी हुई थी, उनको आज सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इस वर्ष बहुत सारी जो सेंट्रल स्कीमें हमारी, एक तो पहले तो काफ़ी लंबे समय से जो रुकी हुई केंद्र की योजनाएं थी, उन सभी को स्वीकृति मिली है। और पिछले सालों के अगर हम देखें तो 4-4 दशक से रुके हुए जो काम हैं उनको लगातार स्वीकृति मिल रही है। और इसी क्रम में जो सेंट्रल से हल्द्वानी पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष और खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने राज्य सरकार पर हमला बोला। भुवन कापड़ी ने कहा कि जिस तरह राज्य सरकार आम आदमी की जरूरतों को महंगा कर रही है और शराब को सस्ता कर रही है, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि राज्य सरकार आम जनता की परेशानियों से कोई वास्ता नहीं रखती। देखिए, बिजली के बारे में उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता था और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, प्रतिदिन 15 से 20 करोड़ की बिजली खरीद रही है। ऊर्जा प्रदेश में खुद के लिए बिजली नहीं है और जहां 31 मार्च तक गरीब लोग जो 2000, 5000, 10,000, 15,000 जिनका बिल हुआ था, उनकी वसूली तेजी से हो रही है, उनके कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं, रातों रात उनके घर में अंधेरा कर दिया जा रहा है। और आज पता चलता है कि 1 अप्रैल से बिजली की दर भी बढ़ा रही है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, ये कैसी सरकार है जिसने जनता की मूलभूत समस्याएं, कह रहे हैं ना, आज
उत्तराखंड में कांग्रेस ने अनुशासन समिति की जिम्मेदारी पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात को सौंप दी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने अनुशासन समिति के अध्यक्ष को उनका पदभार ग्रहण करवाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री के अनुभव का लाभ सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जरूर मिलेगा। साथ ही अनुशासन समिति के अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी में अनुशासन कायम किया जाएगा। देखिए, नवप्रभात जी पूर्व कैबिनेट मंत्री होने के साथ साथ उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को पूरा प्रदेश जानता है। आदरणीय ब्रह्मदत्त जी की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं और उनका कद जो पार्टी में है वो ऐसा है कि हर व्यक्ति उनकी इज्जत करता है और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों पे मुझे लगता है कि किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, किसी कंट्रोवर्सी में कभी नहीं पड़े हैं और ना ही किसी गुट में कभी उनको। आगामी 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चलने वाला भाजपा विधायकों का प्रशिक्षण शिविर फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस बात की जानकारी बीजेपी के महामंत्री आदित्य कोठारी ने दी। महामंत्री ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव को देखते हुए यह प्रशिक्षण शिविर फिलहाल के लिए स्थगित हुआ है। प्रशिक्षण शिविर अब कर्नाटक चुनाव के बाद यानी कि जून के महीने में आयोजित किया जाएगा। रामनगर में आज कांग्रेस कार्यालय में ब्लॉक अध्यक्ष देश बंधु रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने कहा कि मोदी ने अडानी के साथ मिलकर देश का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला किया। इस आर्थिक घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन की मांग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने की, लेकिन भाजपा इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की आवाज दबाकर भाजपा महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। जिस प्रकार से राहुल जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, राहुल जी को हर क्षेत्र चाहे संसद के भीतर हो उनको बोलने नहीं दिया गया और उनके खिलाफ जो है इतनी त्वरित कार्रवाई की गई कि उनको जो है 24 घंटे के अंदर सदस्यता जो है इनकी रद्द कर दी गई कोर्ट के निर्णय के बाद। जबकि कोर्ट का निर्णय, कोर्ट ने उनको 30 दिन का समय दिया अपील करने का, लेकिन संसद के जो लोकसभा स्पीकर हैं उन्होंने 30 दिन का इंतजार नहीं किया, उन्होंने 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता जो है रद्द कर दी। और उसी के लिए हम जो है यहाँ पर जो अडानी और मोदी का रिश्ता है इसी को उजागर करने के लिए आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है कि हमारा ये कहना है कि 20,000 करोड़ रुपया अगर वो सेल कंपनी। बीजेपी प्रवक्ता मधु भट्ट ने कहा कि सरकार लोगों के हित में काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार राज्य की आय को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। मधु भट्ट ने आबकारी नीति को लेकर कहा कि सरकार राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हर विभाग जो है वो अपनी पूरे मार्च के महीने में पूरी अपनी समीक्षा के तहत अपने विभागों का पूरा आंकलन करके सरकार के समक्ष अपना ब्यौरा प्रस्तुत करता है और हर विभाग ने जो चाहे बिजली विभाग हो उसने अपना ड्राफ्ट तैयार करके इसके लिए बिलों से संबंधित पूरा लेखा जोखा विभाग का जो है वो भेजा है, अपना प्रस्तुत किया है। अब अभी माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये विभाग का जो है ये पूरा ब्यौरा जाएगा। उसके बाद ये सब जो है ये बिल जो है चाहे बिल की प्रक्रिया हो चाहे विभाग की जो समीक्षा के बाद जो तय किया जाता है, जो दरें तय की जाती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद इसके विरोध में कांग्रेस देश भर में आंदोलन करने जा रही है, जिसकी जानकारी कांग्रेस विधायक रवि बहादुर और विधायक अनुपमा रावत ने हरिद्वार प्रेस क्लब में पीसी करते हुए दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सभी विधानसभाओं में यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने लोकसभा में जनता की आवाज उठाने का काम किया, इसीलिए बौखलाकर भाजपा सरकार के इशारे पर जल्दबाजी में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। राहुल गांधी जी की सदस्यता इन्होंने बड़े आनंद फानन में ये डिसीजन लिया है जो कि इनकी ताबूत में कील साबित होगी। इस देश की जनता जान रही है और उन्होंने जो भी सवाल उठाए थे वो बड़े वाजिब थे और देश की जनता के लिए उठाए थे कि देश की जनता का अधिकार है। जब भी हम विधानसभा में या संसद में कोई चीज बोलते हैं तो वो हम वहां के लोगों के लिए, उस क्षेत्र के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए बोलते हैं कि लोगों का अधिकार पूरे देश में जो है आज जनता में बहुत रोष है और सत्याग्रह जो है हमारा चलेगा, क्योंकि हम सत्य और अहिंसा पे चलने वाली पार्टी है और जनता की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। राहुल गांधी जी जनता की आवाज़ है और अगर गलत करने वाले को
टोका नहीं जाएगा तो गलत और बढ़ेगा। प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों और बागवानों की कमर तोड़कर रख दी है। बारिश और तेज हवा के कारण गेहूं और सरसों की फसल खेतों में बिछ गई। लीची और आम के बैर गिर चुके हैं। किसानों को हुए नुकसान पर कृषि निदेशक ने खेती को हुए नुकसान पर दोबारा आकलन करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि गेहूं, जौ सहित तमाम फसलों को नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में कृषि विभाग और सरकार दोनों ही सोए हुए इस बीच नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार उनके हित के लिए हर समय तैयार है, इस तरह की दलीलें जरूर दी जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी देहरादून में आम आदमी पार्टी कार्यालय में गढ़वाल के मीडिया प्रभारी रविंद्र आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। रविंद्र आनंद ने दो मुख्य बिंदुओं पर पीसी करी। उन्होंने कहा कि महंगाई देश में लगातार बढ़ रही है, शराब सस्ती हो रही है, अन्य चीजें महंगी हो रही हैं। दूसरे बिंदु में उन्होंने जिक्र करते हुए देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा पर संपत्ति को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। रविंद्र ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मेयर सुनील उनियाल गामा की संपत्ति की जांच कराने की बात की है। आदमी की जो आवश्यक की वस्तुएं हैं, कार्यकर्ता भी जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर 1 अप्रैल से आज से शराब को सस्ता कर दिया गया है, घरेलू बिजली को महंगा कर दिया गया है, शराब को सस्ता कर दिया गया है, पीने के पानी को महंगा कर दिया गया है, शराब को सस्ता कर दिया गया है, बच्चों की किताबें महंगी कर दी गई हैं, शराब को सस्ता कर दिया गया है, दूध को महंगा कर दिया गया है। तो इससे ये बात साबित होती है कि ये जो सरकार है ये शराब माफियाओं की सरकार है, आम आदमी की सरकार नहीं है। क्योंकि आम आदमी की जो आवश्यक की वस्तुएं हैं, फल, दूध, किताबें, बिजली, पानी, वो सब महंगा कर दिया गया है। तो इस पे आम आदमी पार्टी का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि ये जो आज से ये जो बढ़ी हुई कीमतें हैं। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। आगरा के मंटोला में केमिकल के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से घरों के बाहर निकले लोग, मौके पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। रामलीला मैदान में पोषण उत्सव मेला शुरू। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और समूह की महिलाएं जमीन पर बैठने को हुई मजबूर। महिलाओं के लिए नहीं बैठने की समुचित व्यवस्था। श्रावस्ती में ब्लॉक मुख्यालयों पर कांग्रेस का हल्ला बोल। केंद्र सरकार और अडानी मुद्दे के खिलाफ कांग्रेसियों ने सौंपा ज्ञापन। डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया ज्ञापन। कांग्रेस महासचिव अमन पांडे की अगुवाई में हुआ कार्यक्रम। लखीमपुर खीरी में बस और टैंकर में जोरदार टक्कर। दर्जन भर लोग गंभीर तौर पर हुए घायल। करीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। लखीमपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। आरोपी का मकान और मोटरसाइकिल कुर्क। आरोपी के खिलाफ कई गौ हत्या और गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज। थाना हैदराबाद क्षेत्र के कोटवारा गांव का है पूरा मामला। मथुरा में नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 20 साल की कारावास और 51,000 का अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार ने सुनाई सजा। अर्थदंड अदा न कर पाने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास। मुजफ्फरनगर में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत। हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को किया गया रवाना। तमाम स्कूली बच्चे हुए शामिल। चित्रकूट में रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण। ग्रामोदय विद्यालय के फाइन आर्ट के छात्रों ने तैयार की 7 फीट की प्रतिमा। देवरिया में महिला से भूमाफियाओं ने की ठगी। पैसे के लालच देकर हथियाई जमीन। 45 लाख की जमीन पर किया कब्जा। हरिद्वार में दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में 2 की मौत, 4 घायल। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजती आई नजर। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।